हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे। आप सभी क्लास 11th के स्टूडेंट्स का अमृत एकेडमी सबसे पहले स्वागत करता है। और एक बहुत ही अच्छी न्यूज है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि क्लास 11th के बच्चों के लिए अमृत एकेडमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आ रहा है, जिसमें क्लास 11th के मैथ्स के सभी चैप्टर का डिटेल इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ उस चैप्टर से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उन सभी का डिटेल सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये लेक्चर काफी पसंद आएगा और इस लेक्चर से आप लोग जुड़ेंगे और साथ ही साथ अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे ताकि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ऑफ अ कोन। इसी को कोनिक सेक्शन भी कहा जाता है। तो थोड़ा एनिमेशन के हेल्प से हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। बच्चों, ये जो कोन है इस टर्म से आप पहले से परिचित हैं और आपको पता है कि इसका शेप कैसा होता है। आपने ये वाली आइसक्रीम तो खाई है ना, कॉर्नेटो। इसका भी शेप कैसा है स्टूडेंट्स? कोनिकल है। अगर आप बात करें है ना बर्थडे कैप की, तो इसका भी शेप कैसा है स्टूडेंट्स? ये भी कैसा है हमारा? कोनिकल है। ठीक है क्या? चलो थोड़ा सा और गहराई से सीखते हैं। मानकर चलो कि ये कोई फिक्स लाइन है जिसको हमने एल से डिनोट किया, और साथ ही साथ ये कोई जनरेटर लाइन है जिसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इसको वर्टेक्स कहा जाता है, और इन दोनों के बीच का एंगल दैट इज अल्फा है। ठीक है क्या? ये मानकर चलना। अब इस एंगल को कांस्टेंट रखते हुए हम इसको 360 डिग्री पे ऐसे रोटेट करेंगे तो चेक करना एक शेप हमारे सामने बनकर आएगा, है ना। और ये चेक करो, ये जो शेप बनकर आया इसी को कहा जाता है डबल राइट सर्कुलर हॉलो कोन, है ना। चूंकि इसके अंदर दो कोन्स हैं तो इसलिए भैया इसका नाम है डबल राइट सर्कुलर हॉलो कोन, है ना। इसके अंदर एक कोन नीचे एक कोन ऊपर है। ठीक है क्या? इसमें क्या क्या टर्म्स है स्टूडेंट्स, आइए इसको हम लोग अब यहाँ पे सीखने वाले हैं कि इसमें किन किन चीजों को क्या क्या कहा जाता है। अगर हम बात करें इस वाली लाइन को, जिसको हमने फिक्स लाइन भी कहा था, इसको यहाँ पर एक्सिस कहा जाएगा, जिसको हमने एल से डिनोट करेंगे। अगर आप गौर करें ये वाला, है ना, तो एम जिसको कह रहे हैं, इसको हम लोग जनरेटर कहे थे। जहां पर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहा था स्टूडेंट्स, इसको हम लोग वर्टेक्स कहेंगे, जिसको भी से डिनोट करेंगे। चलो ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बाबू, यहाँ पर कोई दो कोण है हमारे पास ना। चलो ठीक है, तो ऊपर वाला ये जो कोण आपको दिख रहा है ना, इस कोण को कहेंगे हम लोग अपर नैप, और जो नीचे वाला कोण है इसको कहेंगे हम लोग लोअर नैप। इसके बाद चेक करो, एक प्लेन आ रहा है ना, और कुछ इस तरीके से कट लगा रहा है, तो यहाँ पर हमें मिलने वाला शेप क्या है? सर्कल है। ठीक है क्या? यहाँ पर जो कोनिक सेक्शन मिला हमको वो क्या मिला? सर्कल। कोन को काटकर चेक करो, यहाँ से अगर ब्लेड को हम ऐसे ला रहे हैं तो यहाँ पर मिलने वाला पैराबोला है। अगर यहाँ पे ऐसे कट लगा रहे हैं तो चेक करो, यहाँ पे कुछ हमको ऐसा एलिप्स मिल रहा है, और यहाँ पर जब आप ऐसे कट लगा रहे हैं तो यहाँ पर मिलने वाला शेप एक हाइपरबोला की तरह है। तो हम लोग को क्या करना है? इसको थोड़ा और गहराई से स्टडी करना है। अभी चेक करो, अगर आप कोई भी प्लेन ऐसे करके कट लगाते हैं तो एक लाइन होती है, जो लाइन होती है प्लेन वाली, और एक लाइन होती है जिसको कहते हैं आप फिक्स लाइन या फिर एक्सिस। इन दोनों के बीच का एंगल जिसको हम लोग क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे, है ना। प्लेन और फिक्स लाइन के बीच का एंगल चेक करो, तो एक प्लेन आ रहा है और इसको कुछ इस तरीके से कट कर रहा है, और ये जो प्लेन वाला लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है ना। इस सिचुएशन में यहाँ पर मिलने वाला ये जो शेप है स्टूडेंट, चेक करो, है ना, ये जो शेप है ना, यहाँ पर मिलने वाला ये जो शेप है, ये शेप कैसा है? सर्कल है। यानी कि यहाँ से जो मिलने वाला शेप आएगा वो क्या आएगा? सर्कल आएगा। बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो आपको पता है कि मिलने वाला जो शेप होगा, जो सेक्शन होगा, वो सर्कल होगा। ठीक है। अगर इसके बाद बात करें स्टूडेंट्स, तो एक प्लेन आ रहा है और चेक करो आप यहाँ से, है ना, एक एंगल से आकर इस पर कुछ इस तरीके से कट लगा रहा है। और अगर आप यहाँ पर गौर करें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेन वाली लाइन है, ठीक है क्या, है ना, ये जो प्लेन वाली लाइन है यानी ब्लेड वाली जो लाइन है, इसका जो एंगल है इस फिक्स लाइन से, जिसको आप एक्सिस भी कहते हैं, वो एंगल आज हमारा क्या है? ये वाला बीटा है। और ये वाला जो एंगल था, चेक करो, ऑरिजिनेटर और फिक्स लाइन के बीच का एंगल दैट इज अल्फा। चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, तो चेक करो ये वाला अल्फा है। ठीक है क्या? और ये वाला क्या है? बीटा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो बीटा की वैल्यू है ना, ये अल्फा से बड़ी है। चेक करो, अगर ये वाला एंगल की बात करो आप, तो ये वाला बीटा इस वाले अल्फा से क्या है? ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप कुछ इस तरीके से कट लगाते हैं कि ये बीटा एंगल अल्फा से ज्यादा हो जाए लेकिन 90 से कम रहे, ठीक है ना, उस सिचुएशन में यहाँ पर मिलने वाला ये जो शेप है स्टूडेंट्स, है ना, ये कैसा है? चेक करो तो आप, ये कैसा है? ये इलिप्स है। ठीक है क्या? यानी कि क्या कंडीशन कह रहा है कि जब बीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा हो लेकिन 90 से कम हो तो मिलने वाला सेक्शन कैसा होता है? इलिप्स होता है। तो चेक करो, तो यहाँ पर जब बीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा हो तो यहाँ पर मिलने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? ये सेक्शन होगा हमारा इलिप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप गौर करें, एक प्लेन आ रहा है और कुछ इस एंगल से आ रहा है कि इसमें ब्लेड को कुछ इस तरीके से रखकर कट लगाया गया है कि ये जो ब्लेड वाली लाइन है या फिर प्लेन वाली लाइन भी आप कह सकते हैं, ये वाली लाइन, है ना,
ये जो जनरेटर लाइन है ना, इसके क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, यानी कि ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा तो चेक करो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये वाला जो फिक्स लाइन है इसका, जिसको आप एक्सिस कहते हैं ना, तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये जो फिक्स लाइन जो कट कर निकलेगी ना ऐसे करके, ये फिक्स लाइन इन दोनों लाइन के बीच का ना ट्रांसवर्स लाइन की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। चलो ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन एक ट्रांसवर्स लाइन की तरह काम करेगा। ये बीटा एंगल हो गया प्लेन और फिक्स लाइन के बीच का एंगल, जो कि बीटा होता है। और ये वाला एंगल हो गया स्टूडेंट्स कौन सा, जो आपका फिक्स लाइन और जनरेटर के बीच का एंगल होता है, जिसको आप अल्फा कहते हैं। अब अगर आप कंडीशन लगा लो तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है ना, यानी कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके बीच का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, एकांतर अंतःकोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा। यानी कि जब आप कुछ इस तरीके से कट लगाते हैं कि बीटा को अल्फा के बराबर रखते हैं, तो बीटा को अल्फा के बराबर तभी रखा जा सकता है स्टूडेंट्स जब आप ब्लेड की लाइन को ऐसा रखें या ब्लेड को कुछ इस तरीके से चलाएं कि भैया ब्लेड वाली लाइन जो है वो इस जनरेटर के क्या चले, पैरेलल चले, तो उस सिचुएशन में अल्फा बराबर बीटा होता है। तो जब अल्फा बराबर बीटा हो गया है तो मिलने वाला शेप कैसा हो गया है, पैराबोला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक्शन है हमारा वो है पैराबोला। चलिए आगे चेक करिएगा कि जब आप प्लेन को कुछ इस एंगल से रख रहे हैं, है ना, यहाँ पर एक ब्लेड है और ब्लेड को कुछ इस एंगल से रखा गया है कि ऊपर वाला नैप भी कट रहा है और नीचे वाला नैप में भी कट आया हुआ है ना। यहाँ पर भी एक शेप मिल रहा है आपको ऐसा ब्लू वाला और यहाँ पर भी एक शेप मिल रहा है ब्लू वाला। ऐसा कब होगा, चेक कर लो। अगर आप गौर करें, ये वाला जो ग्रीन वाला लाइन आपको स्टूडेंट्स दिख रहा है ना, ये वाला लाइन को ही फिक्स लाइन कहते हैं, जिसको आप एक्सिस कहते हैं, है ना। फिक्स लाइन बोलो चाहे एक्सिस बोलो, इसको डिनोट आप किससे करते थे, एल से करते थे। चलो ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट आपको पता है, वर्टेक्स है। अच्छा चेक करिए यहाँ से, ये जो फिक्स लाइन है और ये वाली जो ग्रे वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये ब्लेड वाली लाइन है ना, ये ब्लेड वाली लाइन है, यानी प्लेन वाली लाइन भी आप कह सकते हैं। तो प्लेन और फिक्स लाइन के बीच का एंगल जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते थे, बीटा कहते थे। चलो ठीक है, अगर हम बात करें अल्फा की, तो अल्फा बाबू ये वाला एंगल है ना, फिक्स लाइन और जनरेटर के बीच का एंगल। इधर दो चाहे इधर दो, इधर ही दे दिया क्योंकि इधर दिखाना थोड़ा साफ है। तो आप गौर करो, ये वाला जो अल्फा है और इस वाली बीटा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि भैया बीटा जो एंगल है आज हमारा, है ना, वो छोटा है किससे, अल्फा से। ठीक है क्या, इस सिचुएशन में हम लोग क्या किए हैं कि ब्लेड को कुछ इस तरीके से रखे हैं कि ब्लेड और फिक्स लाइन के बीच का जो एंगल हो वो अल्फा से छोटा हो जाए। ठीक है क्या, अब कितना छोटा हो सकता है भैया, चेक करो, अल्फा से तो छोटा रहेगा, ये तो श्योर है। पर ध्यान रखना, ये जो बीटा की वैल्यू है 0 डिग्री या उससे बड़ी हो सकती है, लेकिन अल्फा से क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। 0 डिग्री होने का मतलब क्या है कि आप चाहो तो एकदम सीधा कट भी लगा सकते हैं ऐसे करके, तो भी ऊपर वाला नैप और नीचे वाला नैप कटेगा। ठीक है क्या, अगर आप चाहते हैं दोनों नैप कटे तो आपको, तो उस कंडीशन में आपको बीटा को अल्फा से छोटा रखना पड़ेगा। ठीक है क्या, 0 डिग्री या उससे बड़ा हो सकता है लेकिन अल्फा से छोटा होगा। इस सिचुएशन में आपको जो शेप मिलेगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी, इस शेप को कहते हैं जो दोनों तरफ कट लग कर आता है, इस वाले शेप को हम लोग हाइपरबोला कहते हैं। तो यहाँ पर जो मिलने वाला शेप है स्टूडेंट्स, चेक करना कि जब आपके पास ये बीटा जो है अल्फा से छोटा हो जाए तो यहाँ पर मिलने वाला ये जो शेप है जो ऊपर नीचे दोनों आप देख रहे हैं, दैट विल बी हाइपरबोला, है ना। तो आइए स्टूडेंट्स एक फास्ट रिकैप करते हैं। जब आपने अलग अलग एंगल पर ब्लेड को रखा था तो अलग अलग सेक्शन आपने देखा कि आपको सर्कल मिला, एलिप्स मिला, पैराबोला, और इन तीनों में एक सिमिलैरिटी है कि ये केवल एक कोण को काटता है ना, केवल ऊपर वाले कोण में ही इसमें कट लग रहा है। अगर आप इसकी बात करें तो इस वाले में आपने क्या देखा था, जब आपको हाइपरबोला मिला था तो ये दोनों कोण को काट रहा था, है ना। ब्लेड को अगर आप ऐसे सीधा रखेंगे तो भी आपको हाइपरबोला मिलेगा, यानी कि जब आप 0 डिग्री पे रख रहे हैं, चाहे तो अगर आप 0 डिग्री से बड़ा रखें पर अल्फा से छोटा रखेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दो एंगल के बारे में सीखे, एक था अल्फा और एक था बीटा। अल्फा कौन सा एंगल था, अल्फा एंगल था, चेक करना, एंगल बिटवीन जनरेटर एंड फिक्स्ड लाइन। चलो ठीक है, फिक्स लाइन बोलो चाहे एक्सिस बोल दो, है ना, फिक्स्ड लाइन, इसी को आप एक्सिस भी कहते हैं। चलो अगर आप बात करें बीटा की, तो बीटा कौन सा एंगल था, बीटा एंगल था स्टूडेंट्स एंगल बिटवीन प्लेन, है ना, एक तो प्लेन वाली लाइन थी ना, एंड एक्सिस बोल दो चाहे फिक्स लाइन बोल दो, है ना, एंड फिक्स्ड लाइन, दैट इज एक्सिस भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना। चलो ठीक है, तो ये दो एंगल था जिसमें आपने अलग अलग रिलेशन देखा और अलग अलग एंगल पर जब आप ब्लेड को रख रहे थे तो अलग अलग आपने सेक्शन देखा। ठीक है क्या, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग चेक करने वाले हैं ये पहला वाला केस, है ना, जिसमें आपने देखा था कि ब्लेड को जब आप परपेंडिकुलर टू द फिक्स लाइन रखे थे, है ना, ये जो प्लेन वाली लाइन थी
ये जब फिक्स लाइन के परपेंडिकुलर थी, यानी कि जब बीटा बराबर 90 डिग्री रखा गया था, तो उस समय यहाँ पर मिलने वाला ये जो सेक्शन था हमारा, ये जो कोन से कट कर निकलने वाला कोनिक सेक्शन था, वो क्या था? सर्कल था। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल को, ठीक है क्या? टॉपिक है हमारा बाबू, जो हमारा चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज सर्कल। एक एक करके 4 एक्सरसाइज दिया हुआ है इसमें एनसीईआरटी में, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, टोटल 4 एक्सरसाइज है ना। तो ध्यान दीजिए, सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, गौर करिएगा। तो कहते हैं सर्कल क्या है? सर्कल को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? सर्कल सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane which are equidistant from a fixed point, that is center। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो हमारा क्या है? सेंटर है। ध्यान दीजिए यहां से क्या कह रहा है, कैसे डिफाइन किया सर्कल को? सर्कल को डिफाइन किया कि सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्कल उन सभी पॉइंट्स का एक सेट है किसी प्लेन पर, है ना, जो पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट होते हैं, मतलब डिस्टेंस में इक्वल होते हैं। कहां से? फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। और उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहा जाता है? सेंटर। कहने का मतलब क्या है कि ध्यान दीजिए कि अगर ये कोई फिक्स पॉइंट है, अगर ये कोई क्या है? फिक्स पॉइंट, तो इस प्लेन पर मिलने वाला जितना भी पॉइंट है, अगर ये सारा पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो, इक्विडिस्टेंट हो, है ना, तो यहां पर बनने ये जो सारा पॉइंट मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। यही बात तो कह रहा है, बात समझ में आ गया? तो ये इसके बीच में फिक्स पॉइंट हो गया, दैट इज सेंटर। चलो ठीक है। अगर आप गौर करें, ये इसका क्या हो गया? रेडियस हो जाएगा, ठीक है क्या? चलो ध्यान दीजिएगा। और इस तरीके से इस सेंटर से इस पॉइंट को बोल लो, इस सर्कल पर जितना भी पॉइंट होगा, इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट होंगे, दे ऑल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, है ना। ये तो होना ही है, तब तो ये सर्कल बन पाएगा, अदरवाइज कैसे बनेगा? यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, सेंटर से उनका जो डिस्टेंस होगा वो सब क्या होगा? रेडियस ही होता है ना, आर ही होगा ना, किसी को मिला वो आर ही होगा, ठीक है। तो चलिए बस यही बात हो रही है और कुछ नहीं। अब चलते हैं बाबू, इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इसमें, है ना, वो है सर्कल का इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आ गया सर्कल। अभी हमको क्या करना है, इस पे चेक करो, एक रेडियस बना लेना है हम लोग को, है ना। तो मानकर चलो पहले कि यहाँ पे इसका कहीं एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से एक रेडियस ले रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं इसका सर्कल का रेडियस। चलो आगे गौर करो, यहाँ से क्या हो जा रहा है? ये हो गया रेडियस। यहाँ पे इसका सेंटर है बाबू, सेंटर को बोलते रहे सी, ठीक है, सेंटर को बोलते रहे सी। और ये सर्कल का कोई पॉइंट है, दैट इज पी बोलते रहे, इस पॉइंट को क्या बोलते रहे? पी, ठीक है। अच्छा, सर्कल सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको आपको लेना है एच के। क्या लेना है? एच के। एनसीईआरटी भी यही लेता है, आपको भी लेना है। सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लेना है? एच के लेना है, ठीक है क्या। और ये कोई पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो एक्स वाई। क्लियर है क्या? ये कंसिडर किया कि चलो इक्वेशन जब निकाला है तो हमको एक्स वाई में इक्वेशन निकलता है, तो पॉइंट का हम एक मान लिए कि चलो यार उसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई। अच्छा एक गौर करो, ये वाला, ये इस वाले डिस्टेंस को क्या कहते हैं? जो यहाँ से तक का डिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे? रेडियस, दैट इज आर बोलेंगे ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया रेडियस आर, ठीक है। अब अगर आप गौर करिए, यहाँ से क्लास 10th में पढ़े थे क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ाए थे आपको। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस, मान लो किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है और दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है, उस सिचुएशन में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ना। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? सिंपल है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं।
जैसे पहला वाला पॉइंट है x1 y1 और दूसरा वाला पॉइंट है x2 y2, ये हो गया x1 y1 x2 y2। क्लियर है क्या? अगर आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला जान रहे हैं तो क्या आज अगर आपसे पूछा जाए कि CP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, CP बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि सर अंडर रूट, ये हो गया है हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, यानी कि क्या करेंगे यहां से x माइनस h का होल स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा CP बाबू, CP को क्या बोले थे हम लोग, देखो तो रेडियस ना, इसको रेडियस बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। अच्छा उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू, चेक करो, अंडर रूट, ये जो था इसको लिख दो, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। चलो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर लीजिएगा तो ये वाला रूट खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो चेक करो यहां से क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाला रूट खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा आपके पास x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। नहीं हो जाएगा? हो गया। तो बाबू यही जो इक्वेशन निकला है आपके पास, इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है क्या? यही इक्वेशन है आपका क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो आपको याद रखना है। ठीक है क्या? इसके बाद इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है, गौर करिएगा। कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे हो, है ना, अगर सर्कल का सेंटर कहां पे हो, ओरिजिन पे हो। अच्छा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, इफ, एक कंडीशन ला रहा है यहाँ पे, इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज एट ओरिजिन, सेंटर ऑफ सर्कल इज एट ओरिजिन, अगर सर्कल का सेंटर जो है वो कहां पे आ जाए, ओरिजिन पे आ जाए, इसका मतलब साफ है कि जो CHK है हमारा, वो CHK ना रह के आज हमारा क्या बन जाएगा, C0 0। इसका मतलब आज h = 0 है और k = भी क्या है, 0 है। तब जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, तो आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आया यहाँ पे h की जगह पे क्या डाल देना है, 0, और k की जगह पे भी क्या डाल देना है, 0। तो बन जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब 0 छोड़ दीजिए आप, तो यहां से क्या हो जाएगा बाबू, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रहा है तो इसका मतलब है सर्कल का सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वाली बात हो गई। चलिए, तो ये पढ़ लिया हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसके बाद बाबू आगे चेक करते हैं, एक और टाइप का इक्वेशन है जो आपको पढ़ना है, ध्यान में रखना है, उससे क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा आपका, है ना, जो दूसरा इक्वेशन अभी हम पढ़ाने वाले हैं। ये क्लियर है सबको? कोई सवाल है कि नहीं का? चलिए ठीक, आगे देखते हैं। देखो अगला जो है, जो पढ़ना है आपको, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको सीखने से क्या होगा ना कि एमसीक्यू जो हम लोग करेंगे ना, वो बहुत अच्छे से और बहुत तेजी से बनेगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्चुअली होता क्या, ध्यान दीजिएगा। ये जो आप यहाँ पे पढ़े ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब इसी को आगे आप फर्दर सॉल्व करिएगा और फाइनल आंसर तक पहुंचिएगा ना, तब आपको जो फॉर्म मिलता है ना, वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्म मिलता है। और वो फॉर्म कैसा होता है, देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये फॉर्म है। इस फॉर्म को कहते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। 2-4 बार लिखिएगा, ध्यान में रह जाएगा, है ना। पहले स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट। क्लियर है? और इस सिचुएशन में जो सेंटर होता है, इस सिचुएशन में जो सेंटर होता है, दैट इज c माइनस g और माइनस f होता है। ठीक है क्या? अगर आप इस सर्कल को देख रहे हैं तो यहाँ पे g और f मिल जाएगा ना यहाँ से आपको, तो वो सेंटर बन जाएगा माइनस g और माइनस f। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें जो रेडियस होता है ना, रेडियस, तो इसमें रेडियस निकालने का तरीका होता है कि स्क्वायर रूट करना है आपको g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर और माइनस में c। और देखो g f c का वैल्यू यहीं से निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो g f c निकल गया तो g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को यूज कर सकते हैं।
क्लियर है? चेक करो, सवाल देखेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस दिस। तो सेंटर दे दिया और रेडियस दे दिया और इक्वेशन ऑफ सर्कल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। जैसे चेक करो, यहां से सेंटर दिया मतलब सी एच के का वैल्यू दे दिया, दिया कि नहीं दिया? क्या दे दिया है? सी -3 2। ठीक है, ये सेंटर दे दिया आपको। चलो ठीक है, सेंटर दिया था सर्कल का। रेडियस दे दिया था आपको, दैट इज रेडियस, यानी आर की वैल्यू गिवन है कितना? 4 यूनिट, है ना। चलो ठीक है। अब यार सेंटर है आपके पास, रेडियस है आपके पास, इक्वेशन लिखने में क्या ही प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको याद होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x माइनस एच, क्योंकि एच के में लिखे है ना हम लोग, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप केवल वैल्यू डाल दीजिएगा। तो x माइनस एच की वैल्यू कितनी है? चेक कर दो यहाँ पे, -3। अरे एच की जगह पे क्या है? -3। अब माइनस में -3 पुट करेंगे तो ये वाला मिलकर क्या बन जाएगा? +3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह पे कौन है? 2, तो यहाँ पे 2 लीजिएगा और इज इक्वल्स टू कितना करिएगा? r का स्क्वायर, है ना। अच्छा, r की वैल्यू कितनी है? 4 यूनिट ना, तो 4 का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन मिला आपको, यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है? यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आप इसी को सॉल्व कर दीजिएगा फर्दर। ठीक है, आंसर यहीं पे दिया होगा, एनसीईआरटी जो है आंसर यहीं कर दिया होगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही पढ़ाता है आपसे। लेकिन जब आप इसी को फर्दर सॉल्व कर दीजिएगा, आगे प्रोसीड कर दीजिएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा? जो इक्वेशन मिलेगा ना आपको, वो मिल जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझ गए? बस वही था और कुछ नहीं। इसी को आगे सॉल्व कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? चेक कर दो, कर देते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस y स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना? 9। क्या किए? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, प्लस यहाँ पे लगा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4y और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, और बराबर में क्या है? 16। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है क्या? अब गौर करिए, अब सजा दीजिए केवल इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस, यहां से एक्स वाला उसके बाद लिख लेंगे, दैट इज 6x, फिर वाई वाला 4y, और देखो तो ये क्या हो गया? 9 और 4 13। ठीक है, और 13 और प्लस 16 इधर आएगा तो -16 बराबर में 0। अभी आप चेक करो, ये जो इक्वेशन आ गया हमारे पास, दैट इज आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y, और ये वाला -3 बराबर 0। चेक करो, क्या ये आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये वाला कौन सा इक्वेशन है? ये हो गया इसका, हाँ ये आ गया। देखो हम यही बता रहे थे, ये आ गया जनरल इक्वेशन, है ना। इसी को आगे फर्दर सॉल्व किया था। और ये वाला क्या था हमारा? ठीक है, अब चेक करो क्या हो जाएगा। सवाल जो है ना थोड़ा चेंज कर देगा इस बार। अब क्या करेगा? ये वाला इक्वेशन दे देगा और पूछेगा सर्कल का सेंटर और रेडियस बताइए। बोल रहा है इसका ना सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल कर दिखाओ। अब देखो ये जो फॉर्म देखकर लग रहा है आपको, ये कौन सा फॉर्म है? जनरल इक्वेशन। अगर आप जनरल इक्वेशन का फॉर्म आपको पता है, उसे कंपेयर करा के तुरंत सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो लिखेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन चेक करना। लिखेंगे, चलो देखते हैं यहां से क्या करेंगे। बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, है ना। और जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अगर आप यहां से कंपेयर करा दिए तो चेक करो, तो यहाँ पे, यहाँ जो 2gx है, यहाँ पे वो क्या है? 6x। रुक जाओ अभी, चलो, तो यहाँ पे जो 2gx है वो किसके बराबर है? 6x के बराबर है। क्लियर है क्या? तो यहां से x और x कट जाएगा, x और x कट जाएगा, तो यहाँ पे g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ, तो यहाँ पे g की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी कि 3। चलो ठीक है, फिर यहां से चेक करो, यहाँ जो ये 2fy है वो यहाँ पे किसके बराबर है? -4y के, है ना। तो एंड जो 2fy है दैट इज -4y के बराबर है, तो y से y कट जाएगा और f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4/2 यानी कि 2, यानी कि -2 आ जाएगा। लो g मिल गया, f मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? c चाहिए ना। चलो चेक करो यहां से, c बराबर, ठीक है क्या? c हो गया कांस्टेंट, और c हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -3, साफ दिख रहा है। क्लियर हो गया? चलो अब सेंटर लिखना है हमको। सेंटर, तो सेंटर हो जाएगा आपके पास -g
माइनस एफ। तो यहां से आ जाएगा सी माइनस जी, चेक करो तो क्या है, जी अगर 3 है तो ये कितना हो जाएगा -3, और माइनस एफ अगर चेक करो यहाँ पे एफ अगर -2 है तो माइनस एफ क्या हो जाएगा 2 है ना, +2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। लो सेंटर आ गया -3। रेडियस निकालना है, चलो ठीक है रेडियस देखते हैं। रेडियस, तो रेडियस आर का फॉर्मूला आपको याद है, क्या बताए थे, √g का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। चलो ध्यान दीजिए यहाँ से, अगर ऐसा है तो अब रेडियस भी लिख सकते हैं, तो दैट इज आर बराबर स्क्वायर रूट, चेक करो g का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 होगा, चलो प्लस f का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और माइनस c का वैल्यू कितना था -3, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस, तो +3। अब देखो 9 4 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 यूनिट। अब तुम चेक करो कि रेडियस कितना आया है 4 यूनिट, और सेंटर कितना आया है -3,2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तो इसको मिला भी सकता है पीछे वाले क्वेश्चन से, देख लो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या यही वाले क्वेश्चन का सेंटर और रेडियस निकाले हम, तो और चेक करो तो इसका सेंटर कितना दिया था यहाँ पे, और रेडियस कितना था 4, तो इससे मिलने वाला जो सर्कल था उसी के इक्वेशन को यहाँ पर रखा गया था, और सेंटर और रेडियस पूछा गया, तो देखो सेम आया कि नहीं आया, क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लगाइएगा तो बहुत इजीली आप सेंटर और रेडियस तक पहुंच जाइएगा। बात समझ में आया? अब इसका एक और तरीका है, सेंटर और रेडियस निकालने का एक और तरीका है कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर आपको एच के और आर का मान निकालना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को ना हम स्टैंडर्ड इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास सर्कल का, वो दिया हुआ है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एच के और आर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करिएगा तब सेंटर निकालने के लिए सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, सी एच के ना, और रेडियस तो भैया आर निकलेगा। तो चेक करो पहले क्या करना है, इसको हम लोग इस मेथड से बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, चेक करो यहां से। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको आपको ना x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले, यही काम है हम लोगों का। ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम लोग को क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो h और k की वैल्यू हमको मिल जाएगी ना, और जो h के होगा वो हमारा क्या बन जाएगा सेंटर, और जो r होगा वो क्या बन जाएगा रेडियस, ठीक है क्या? तो बस यही काम हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। चलो देखो यहां से एक्स स्क्वायर, सारा एक्स वाले को एक साथ रखो, ठीक है क्या? तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, चलो ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 3 बराबर 0। अभी चेक करो यहां से क्या हो रहा है, आप इसको ना कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। यहां से ये वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला है, तो इसके पास अगर आप बी स्क्वायर दे देते हैं कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब आपको इसको किसी भी तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी किसी तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिए यहां से क्या तरीका है उसको करने का। ये एक्स स्क्वायर है, चलो ठीक है, और प्लस में क्या है 6x है, तो x के कॉफिशिएंट में जो होगा उसका आधा कर लेना है, तो 6 का आधा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर आपको क्या करना है जोड़ देना है, और 3 का स्क्वायर आपको क्या करना है घटा लेना है। तो बात तो बराबर ही हो गया ना, कुछ किए कहां हम, 3 का स्क्वायर जोड़े और 3 का स्क्वायर घटा दिए, अपने मन से जोड़े तो अपने मन से घटा भी दिए, तो बात तो बैलेंस रहा ना। तो यहाँ पे इसको देखते हुए हम लोग क्या किया ना, ये 6x, तो x का गुणांक जो रहेगा उसको आधा कर देना है, तो 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर जोड़ना है और 3 का स्क्वायर घटाना है। क्या फायदा होगा अभी हम चेक कराएंगे आपको। प्लस यहां से चेक करिए, ये जो क्या था हमारे पास वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर रखो वैसे ही, माइनस 4y था, चलो ये भी ठीक है, तो ये कहीं 2ab की तरह काम करेगा, वो अलग बात है। पर चेक करो यहाँ पे y का कॉफिशिएंट कितना था 4 है ना, तो 4 का आधा क्या हो जाएगा 2, तो आपको क्या करना है 2 का स्क्वायर जोड़ना है और फिर 2 का स्क्वायर क्या कर लेना है घटा लेना है। चलो ठीक है, इससे फायदा ये हो जाएगा। भी देखो और साथ में क्या बचा हुआ यहाँ से -3, तो -3 भी लिख लीजिए बराबर 0। ये करने से फायदा ये हुआ कि ये कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप गौर करिए यहां से ना, तो देखो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए के जगह पे x है और बी के जगह पे 3 है, तो आप इसको देखकर चेक करो, यहाँ पे 2ab प्लस में है ना,
यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ये। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, a के जगह पे लिखेंगे x प्लस b के जगह पे किसको लिखेंगे, 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आप एकदम आराम से लिखिए इसको a और इसको b बनाकर लिख दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि हम इसके कोफिशिएंट का आधा करके उसका स्क्वायर जोड़े और उसको घटाएं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो फॉर्म बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा, इसलिए आपको इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, करके देखेंगे यही आएगा। चलो ठीक है, -3 का स्क्वायर है, इसको रख लीजिए आप। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -9। अभी चेक करो प्लस, अब यहाँ से वाई स्क्वायर -4y प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा a स्क्वायर -2ab और प्लस में b का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पे y है और माइनस b की जगह पे कौन है, 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। उसके बाद देखो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 ले सकते हैं आप, ठीक है क्या, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। अच्छा देखो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से आ रहा है हमारे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और सबको उधर ले जाओ, ठीक है क्या। तो गौर करिए, -9 और -7 क्या हो जाएगा, 16, और -16 उधर जाएगा तो +16 हो जाएगा, उधर जाकर 16 हो गया। अच्छा गौर करिए इसको, चलिए देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर रहे हैं और चलिए ध्यान दीजिए। देखिए अब आप इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप इसको कंपेयर करा सकते हैं किससे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, ठीक है क्या, बस ये कर देना, हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां से आप लिखिएगा बाय कंपेयरिंग दिस, है ना, चलिए बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम, किससे कंपेयर कराएंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर कराएंगे, ठीक है ना। दैट इज x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो आपको h के और r की वैल्यू मिल जाएगी आराम से, ठीक है। तो चेक करिए यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब आप देखेंगे यहां से x माइनस h का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो h की जगह पे कौन बैठा हुआ है, देखो तो माइनस h बराबर 3 है कि नहीं है। अगर माइनस h इक्वल टू 3 है तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। तो देयरफॉर यहां से क्लियर हो गया है कि h बराबर क्या मिल रहा है आपको, -3 मिल रहा है। चलो ठीक है, यहाँ देखो माइनस से माइनस बैलेंस हुआ तो k की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 2, तो देयरफॉर यहां से k की वैल्यू है 2। चलो ठीक है, और अगर h और k इतना है तो सेंटर आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो दैट इज सेंटर, है ना। सेंटर क्या होता था, CH K, यही ना होता था। चेक करो तो CH की वैल्यू -3 और K की वैल्यू 2। चलो ठीक है, ये हो गया एक आंसर हमारे पास, सेंटर आ गया। और चेक करो और क्या लाना है, रेडियस। तो चलो रेडियस r तो दिख ही रहा है आपको, रेडियस दैट इज r इज इक्वल टू, तो चेक करो तो r का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो r की जगह पे कौन बैठा है, 4, तो देयरफॉर रेडियस r बराबर कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। तो ये एक तरीका हो गया इसको करने का, ठीक है क्या। एक था जो जिसमें हम लोग जनरल इक्वेशन मेथड लगा दिए, जिसमें डायरेक्टली कंपेयर करा दिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से, है ना, जो उसके पहले वाला मेथड जो हम लोग सीखे थे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या किए कि जो भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है उसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में कन्वर्ट किए और फिर उसको कंपेयर कराए और h के और r की वैल्यू निकाले, ठीक है क्या। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये तरीका, तो ये थोड़ा सा उससे ज्यादा क्या है, वास्ट है थोड़ा सा, है ना, लेकिन उसमें थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो चलो ठीक है, ये वाली बात हो गई।